गुड इवनिंग। आप सभी बढ़िया होंगे। स्वर योग के चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने इससे पहले देखा था कि किस स्वर के चलने पर हमें कौन सा कार्य करना है, हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। आज हम देखते हैं हमारा जो ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, उन 5 तत्वों में से कौन सा तत्व हमारे शरीर में कब प्रधान है और किस नाड़ी के साथ उस स्वर में कौन सा कार्य हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा उसका परिणाम पा सकते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी, प्रत्येक प्रवाह चक्र इनका जो है 5 तत्व से प्रभावित होता है। शरीर और मन में जो ऊर्जा का स्तर होता है वो प्रत्येक तत्व में भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। एक समय में जब कोई एक तत्व किसी एक समय में प्रधान होगा, उस तत्व के परिवर्तन पर दूसरा तत्व जब आ रहा होगा प्रधानता के रूप में, तो पहला तत्व अपना पूरा प्रभाव समेट लेता है। इसे हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि सभी तत्वों का अलग अलग प्रभाव होता है और हम इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे पृथ्वी तत्व को भूमि, जल तत्व को अपस, अग्नि तत्व को तेज, वायु तत्व को पवन, आकाश तत्व को ओम कहते हैं। इससे इन तत्वों के गुण धर्म नाम से नहीं बदल जाते हैं। प्रत्येक तत्व जो है नासिका के किस भाग से बह रहा है, किस बिंदु से होकर जा रहा है, जिससे हमें पता चले कि इस समय हमारे शरीर में कौन से तत्व की प्रधानता है। इस पर थोड़ी बात करते हैं। हमारी नासिका के एकदम मध्य बिंदु से बिल्कुल सीधी सीधी अगर प्रश्वास बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जब प्रश्वास नासिका के निचले हिस्से से होकर के थोड़ा झुककर के ओर बाहर आने लगे, तो इसका मतलब है कि जल तत्व की प्रधानता है। और यहीं पर जब नासिका के मध्य बिंदु से ऊपर की ओर से श्वास बाहर आने लगे, तो इसका मतलब है कि अग्नि तत्व की प्रधानता है। और जब प्रश्वास नासिका के कोण बनाते हुए बाहर की ओर आने लगे, तो इसका मतलब है कि वायु तत्व की प्रधानता है। आकाश तत्व की प्रधानता में प्रश्वास का पता नहीं चल पाता है कि किस दिशा में बह रही है, परंतु जब हाथ को नासिका के पास से सामने लाते हैं तो गर्म अवश्य महसूस होगा। इसी तरह से जो ये तत्व हैं, इन तत्वों के प्रधानता के आधार पर हमारा जो मुख है, उस मुख में स्वाद अलग अलग होंगे। इससे भी पहचान सकते हैं। और ये भोजन के कुछ समय के बाद अनुभव होता है। जब पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी शरीर में, तो हमारे मुंह में मीठा स्वाद होगा। जल तत्व की प्रधानता होगी तो कषाय होगा। अग्नि तत्व की प्रधानता होगी तो कटु होगा। वायु तत्व की अगर प्रधानता है तो खट्टा या अम्लता का अनुभव होगा। और आकाश तत्व की प्रधानता है तो तीखा और गर्म का एहसास होता है, अनुभव होगा। हाँ, अब ये जो तत्व है, इसको पहचानने का दूसरा और तरीका क्या हो सकता है। एक तो हमने देखा नासिका से श्वास किस किस दिशा में, मध्य से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है, ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपको स्वाद की स्पष्टता समझ में नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, अपने मुंह से जो श्वास छोड़ रहे हैं उसको किसी आईने के सामने खड़े होकर छोड़िए। तो जो मुंह से श्वास के साथ में जो वाष्प बाहर की ओर आएगी, उस वाष्प के आधार पर भी आप पता कर सकते हो
कि कौन सा तत्व इस समय हमारे शरीर में प्रधान है। आपने जब मुंह से श्वास छोड़ा और पूरे दर्पण में फैल गया वाष्प, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व है। अर्धचंद्राकार रूप से अगर फैल रहा है, इसका मतलब है जल तत्व है। अगर त्रिकोणाकार में जल वाष्प फैला, इसका मतलब है अग्नि तत्व। और अगर वही अंडाकार आकृति में फैल जाता है, इसका मतलब है वायु तत्व की प्रधानता है। और छोटे छोटे बिंदु के रूप में अगर फैल रहा है, इसका मतलब है कि आकाश तत्व उस समय प्रधान है। शिव स्वरोदय इन तत्वों के बारे में या इसकी जानकारी और प्रभाव के बारे में कहता है कि आप षण्मुखी या योनि मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। जब आप इसका अभ्यास करते हैं और अभ्यास के उपरांत कुछ देर शांत होकर के बैठ जाते हैं और अपने चिदाकाश में देखते हैं, निहारते हैं, तो आपको कुछ रंग दिखाई देगा या कुछ रंगों का चक्र दिखाई देगा। जब ये चक्र या रंग दिखाई देने लगे, तो इसके आधार पर भी या आप बता सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि आपके शरीर में उस समय कौन सा तत्व जो है प्रधान रूप से काम कर रहा है। अगर आपको पीला रंग दिखाई देता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व है। अगर आपको सफ़ेद रंग दिख रहा है, इसका मतलब है जल तत्व है। और अगर लाल रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अग्नि तत्व है। और नीला रंग अगर दिखाई देने लगता है, इसका मतलब है कि वायु तत्व है, या भूरा रंग भी दिखाई दे सकता है। और आपको एकदम काला दिखाई दे या सारे रंगों का कुछ अस्पष्ट मिश्रण सा दिखाई देने लगता है, इसका मतलब है कि आकाश तत्व जो है आपके शरीर में जो है फैला हुआ है। उस समय उस तत्व की प्रधानता जो है। यदि सारे रंग का मिश्रण जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो स्वर शास्त्र कहता है कि ये आध्यात्मिक अनुभव के लिए बहुत अच्छा है ये तत्व। ऐसा भी कहा जाता है कि जब आकाश तत्व प्रधान हो और सुषुम्ना नाड़ी, मतलब दोनों नाड़ी चल रही हो साथ में, ईड़ा और पिंगला, तो उस समय जो है ध्यान के लिए सर्वा अनुकूल समय ये होता है। और आप जैसे ही इस समय ध्यान के लिए बैठते हैं, तो कुछ सेकंड या 1-2 मिनट के लिए ही आकाश तत्व की उपस्थिति में आपका ध्यान बहुत ही गहराई में जा सकता है। और ऐसा माना गया है कि सुषुम्ना के साथ में आकाश तत्व का संयोग जो है बहुत विरल होता है। ये जो तत्व हैं, ये तत्व हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है हमारी नाड़ियों के साथ में, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो तत्व है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ में पृथ्वी तत्व और जल तत्व का चलना अच्छा माना गया है। वहीं पर जब आप आगे की ओर देखते हैं, तो ईड़ा नाड़ी के साथ अग्नि तत्व और वायु तत्व का होना सामान्य फलदायक माना गया है। पर अगर पिंगला के साथ ये है, तो बहुत ही विनाशकारी माना गया है। आकाश तत्व के बारे में बता दिया गया है कि आकाश तत्व सिर्फ एक ही समय काम आ रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान साधना की स्थिति में हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, चाहे अब ईड़ा नाड़ी चले या पिंगला नाड़ी चले, तो क्या इसका परिणाम हमें मिल सकता है। पृथ्वी तत्व जो है भौतिक उन्नति और दीर्घकालीन सुख का प्रतीक माना गया है। इस तत्व की प्रधानता में व्यक्ति को जो है
स्थायी शांतिदायक कार्यों में लग जाना चाहिए। इसमें अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो किसी को घर बनाना है, उसका नक्शा वगैरह अगर पृथ्वी तत्व की उपस्थिति में कर रहे हैं, बाद में उस पर घर बनेगा और रहेंगे, तो जो उसमें रहने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए यह सुख कारक होगा और स्थायी सुख कारक होगा ये मकान। इसी तरह से जल तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व की अगर प्रधानता है वो तुरंत फलदायक माना गया है, पर उसका फल ज़्यादा देर तक नहीं होता। जैसे पृथ्वी तत्व का स्थायी है, जल तत्व का फल जो है कुछ समय के लिए होता है पर तत्काल मिलेगा। इस जल तत्व की अधिकता में हमें ज़्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो आपको कम मेहनत करने पे मिले। ये भी कहा गया है कि जिस समय जल तत्व प्रधान होता है, मन के विचार शरीर और आत्मा के आसपास ही रहते हैं। और अग्नि तत्व का जब बात करते हैं तो अग्नि तत्व की प्रधानता में जो है, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वो अप्रिय फलदायक होता है। इस तत्व की प्रधानता के समय कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसका दुष्परिणाम आपको मिले या इसके प्रभाव से दूसरे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़े। ऐसे ही वायु तत्व के बारे में कहा जाता है कि ये करे कराए पे पानी फेर देता है, सब कुछ चौपट कर देता है। क्यों? क्योंकि वायु की प्रवृत्ति क्या होती है? चंचल। इस समय मानसिक संतुलन रखते हुए अगर कोई काम करते हैं तो वो आपको अच्छे परिणाम दिलाने में सहायक हो सकता है। जैसे उदाहरण, बहुत भीड़ भाड़ है प्लेटफॉर्म में और गाड़ी छूट रही है, आप उसको पकड़ने के लिए लपक रहे हैं और वायु तत्व की प्रधानता है, मानसिक संतुलन में है, तो अवश्य ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा कि आप उस गाड़ी को पकड़ पाएँ। वायु तत्व के बारे में और कहा जाता है कि ये पुनर्नवीनीकरण में सहायक की भूमिका निभाता है। और ऐसे ही आकाश तत्व की प्रधानता वाले समय में मन में कोई विचार ही नहीं आता, कोई चिंता ही नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती। इस समय आप, फिर से वही बात दोहराऊंगी कि निर्जन स्थान में बैठ जाइए, शांतिपूर्वक ध्यान में बैठ जाएं, सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएं, तो ध्यान की एकाग्रता आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्वर योग जो है, इसके सिद्धांत के अनुसार अगर इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए गर्भाधान को भी देखा जाए तो उसके परिणाम अलग तत्वों की उपस्थिति से मिलते हैं। स्वर योग के अनुसार कहा गया है कि जब पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो और गर्भाधान हो तो पुत्र जन्म की संभावना अधिक बनती है, प्रबल हो जाती है, और वो जो बच्चा पैदा होगा वो अच्छी आर्थिक स्थिति वाला और भौतिक स्थिति से भी धनी होगा। परंतु अगर जल तत्व की प्रधानता है और उस समय गर्भाधान होता है तो कहा गया है कि सर्वगुण संपन्न कन्या के जन्म की संभावना बनती है। अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रधानता के समय गर्भाधान को अशुभ माना गया है। आकाश तत्व को अत्यंत अनुपयुक्त माना गया है गर्भाधान के लिए। ये भी कहा गया है कि इस समय अगर कोई गर्भाधान होता है तो गर्भ के नष्ट होने की भी आशंका होती है। अगर हम इन सब को छोड़कर स्वर योग की बात करें तो स्वर योग कहता है, यदि आप साधक हैं, आप योगी हैं, तो आप इतने सक्षम हैं कि ऐसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं जो जागृत कुंडली वाला
सर्वश्रेष्ठ पुत्र या पुत्री के रूप में हो सकता है। ये सब तत्व हमारे शरीर के किस अंग में वास करते हैं ये भी जानने की इच्छा होगी, है ना। जैसे पंच प्राण की बात किए तो वो शरीर के किस किस हिस्से में है, ऐसे ही अगर हम इन तत्वों की बात कर रहे हैं 5, तो ये 5 तत्व शरीर के किस किस हिस्से में है। अग्नि तत्व जो होता है हमारे इन दोनों कंधों पे वास करता है। वायु तत्व की अगर बात करते हैं तो नाभि वाले हिस्से पे होता है। पृथ्वी तत्व की अगर बात करते हैं तो हमारे जंघा में होता है। जल तत्व की बात करते हैं तो पैरों में होता है। और आकाश तत्व का बात करते हैं तो ये मस्तक वाले हिस्से में होता है। ये स्वर योग के अनुसार। वैसे हम चक्रों में देखते हैं तो ये अलग अलग स्थान पर होता है, अलग अलग चक्रों में होता है ना। तो आज तत्व के बारे में सिर्फ इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो चक्रों पर ही बनाएंगे। चक्रों का काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे, फिर स्वर योग के साथ में उनका क्या समन्वय है ये भी देख लेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप सबसे, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को देख रहा है, आपको इन वीडियो में और क्या चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा लग रहा होगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि ये छोटी छोटी बातों को जानकर वो लोग भी अपने जीवन में अपार खुशियों को पा सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं चक्र के चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्ते।